हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिन वर्ब्स पर टेंस के हिसाब से कोई चेंज नहीं होता, जिनमें सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होता। और मैंने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन तरह की होती हैं। केवल तीन वर्ब्स होती हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं: द इन्फिनेटिव, द जिरंड और द पार्टिसिपल। ठीक है, हमने इन्फिनेटिव पढ़ लिया था जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। ठीक है ना, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। हमने उनके यूजेस भी पढ़ लिए थे। ठीक है ना, उनके डिफरेंसेस भी हमने पढ़ लिए थे। इस क्लास में दोस्तों हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स में जिरंड वाले पार्ट को पढ़ेंगे। जिरंड भी इन्फिनेटिव की तरह ही होता है, ये भी उसकी तरह नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है, बस इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है। जिरंड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जिरंड जो होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, यानी कि ये वर्ब से बनता है और ये काम जो होता है वो नाउन की तरह करता है। जैसे एक नाउन सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है। उसी तरह से जिरंड भी वही काम करता है। तो जिरंड वर्ब से बनने वाला एक नाउन की तरह होता है, इसलिए इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। इसके यूजेस ऑलमोस्ट वही होते हैं जो इन्फिनेटिव के होते हैं। कई जगह तो ऐसा होता है दोस्तों, इन्फिनेटिव को हटा करके आप जिरंड रख दो और जिरंड को हटा करके इन्फिनेटिव रख दो, सेंटेंस के मीनिंग में, स्ट्रक्चर में मतलब कोई अंतर नहीं होता, वो ग्रामेटिकली दोनों ही सेंटेंस सही होते हैं। हालांकि आप कई जगह ऐसी भी पढ़ेंगे जहां अगर टू इन्फिनेटिव यूज हो रहा है तो उसका अर्थ अलग होगा, अगर आप जिरंड यूज कर रहे हैं तो उसका अर्थ अलग होगा। वो कब कब क्या क्या अर्थ होता है, कब कब वो अलग हो जाते हैं मीनिंग के अंदर, उस पे भी हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है ग्रामर में जब आपको जिरंड यूज करना चाहिए और कब जिरंड यूज नहीं करना चाहिए। हम ये भी पढ़ेंगे इस क्लास में कि जिरंड में और इन्फिनेटिव में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, तो आप हो जाइए तैयार और शुरू करते हैं। हियर वी गो। जिरंड पे हम बात करेंगे दोस्तों। देखिए, जिरंड होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जिरंड इज दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी। जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है। इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनता है, लेकिन जिरंड जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है। एंड हैज द फोर्स ऑफ नाउन, और इसमें नाउन की ताकत होती है। जिस प्रकार से नाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, इन द सेम वे एक जिरंड भी नाउन की तरह ही सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो इसमें नाउन का फोर्स होता है और वर्ब से बनता है और वर्ब की तरह होता है, क्योंकि इसका भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से होता है, तो ये वर्ब का भी काम करता है। इसी वजह से इसे हम वर्बल नाउन कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, ये एक वर्बल नाउन होता है। ठीक है ना। एज बोथ द जिरंड एंड द इन्फिनेटिव, आपको ध्यान होगा जिरंड भी नाउन का और वर्ब का काम करता है, और इधर ये इन्फिनेटिव भी जो है वो नाउन और वर्ब का काम करता है। हैव द फोर्स ऑफ नाउन एंड वर्ब, दोनों में ही वर्ब और नाउन की फोर्स होती है। सो दे हैव द सेम यूजेस, इनके सेम यूजेस होते हैं। दस इन मैनी सेंटेंसेस आइदर ऑफ देम मे बी यूज, बताया ना आपको, इन दोनों में से किसी भी एक को यूज कर सकते हो आप इन्फिनेटिव को उठा के जिरंड लगा सकते हो, जिरंड को उठा के आप इन्फिनेटिव लगा सकते हो, विदाउट एनी स्पेशल डिफरेंस इन मीनिंग, बिना कोई मीनिंग में अर्थ हुए डिफरेंस आए हुए। जैसे एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग, टू सी इज टू बिलीव, देखने से ही विश्वास करना चाहिए आपको, जो दिखाई देता है वही विश्वसनीय होता है। तो ये टू सी और टू बिलीव ये दोनों टू इन्फिनेटिव हैं, इनको आप सीइंग इज बिलीविंग कह सकते हैं। और सीइंग इज बिलीविंग ये तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए
तो ये एक ईडियम भी होता है, सीइंग इज बिलीविंग। जो आप देखते हैं ना उसी पे आपको विश्वास करना चाहिए, कानों सुनी या दूसरों की सुनी बात पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ बात ये करना चाह रहे हैं कि जिरंड जो फॉर्म होती है वो कहीं ना कहीं इन्फिनेटिव फॉर्म से ही मिलती जुलती है, सेम होता है। ठीक है ना, तो इनको हटाकर आप ये लिख दें या इनको हटा करके ये लिख दें, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव, पाने से देना ज्यादा अच्छा है, लेने से देना ज्यादा अच्छा है। आपका आपका हाथ देने के लिए उठना चाहिए, लेने के लिए नहीं उठना चाहिए। तो टू गिव इज बेटर देन टू रिसीव, इसमें आप देख रहे होंगे टू गिव और टू रिसीव ये दोनों ही टू इन्फिनिटिव्स हैं। क्या इनको हटाकर हम जिरंड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और दोनों का मीनिंग वही रहेगा, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। ठीक है ना, तो यहाँ इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही वर्ब से बनते हैं, दोनों में ही नाउन की ताकत होती है, और दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी और जिरंड कहीं ना कहीं सेम चीज़ें ही होती है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन भी होता है कि हमें यहाँ जिरंड यूज करना चाहिए कि इन्फिनेटिव यूज करना चाहिए। तो इस वजह से कुछ रूल्स में आपको कुछ वर्ब्स ऐसी बताऊंगा, कुछ ऐसी कंडीशन बताऊंगा कि जहाँ जिरंड ही यूज होना चाहिए, और कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर इन्फिनेटिव ही यूज होना चाहिए। आगे देखिए, ए जिरंड हैज द सेम फॉर्म एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक बात और है, जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है, और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल के दो फॉर्म होते हैं, उनमें से एक फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से ही बनता है। तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? बहुत सिंपल सी बात है, जिरंड जो होता है वो एक नाउन की तरह काम करता है, वो वर्बल नाउन होता है, जबकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए उसके हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे राइटिंग ये जिरंड है, स्पीकिंग जिरंड है, रनिंग जिरंड है, स्विमिंग जिरंड है, अगर ये नाउन का काम करते हैं। नाउन मीन्स अगर ये सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं तो ये जिरंड है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूजेस ऑफ जिरंड, जिरंड का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो चूंकि जिरंड एक नाउन होता है तो ये नाउन की तरह सब्जेक्ट का काम करता है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। कुछ सिंपल सा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ये काम करेगा। तो देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, इज यहाँ वर्ब है, और स्विमिंग जो है यहाँ एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो ये एक नाउन है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, लर्निंग इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, स्लीपिंग इज नेसेसरी टू लाइफ। बिल्कुल 7-8 घंटे सोना आपके लिए बहुत जरूरी है, स्लीपिंग इज नेसेसरी, सोना जरूरी है लाइफ के लिए। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बन रहे हैं, और ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं। इट मीन्स ये नाउन है और ये जिरंड का काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, ये पहला एक यूज पढ़ रहे हैं हम लोग। इसी में देखिए, इसी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, इसी में एक रूल वन बना के एक पॉइंट बनाया मैंने आपके लिए। द जिरंड लाइक द इन्फिनेटिव कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लोज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब्स एज बिलीव, कंसिडर, डिस्कवर, एक्सपेक्ट, फाइंड, थिंक। यहाँ कुछ वर्ब्स हैं, कंसिडर, फाइंड, थिंक, बिलीव, ठीक है ना, डिस्कवर, थिंक, वंडर, एटसेट्रा। इनके बाद ये वर्ब आएंगी, आई थिंक, आई बिलीव, यू थिंक, शी थिंक्स, शी थॉट। इनके बाद जिरंड जो होते हैं वो यूज हो सकते हैं इन्फिनेटिव की तरह। द जिरंड लाइक इन्फिनेटिव कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लोज। आगे इनके बाद एक क्लोज आएगा, ये वर्ब आएंगी, आई थिंक, दैट, और फिर एक सेंटेंस, एक क्लोज आएगा, उसके सब्जेक्ट के रूप में जिरंड यूज हो सकता है। ये कुछ वर्ब्स हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, और एक जैसी वर्ब हैं, बिलीव करना, मानना, कंसिडर समझना, थिंक सोचना, डिस्कवर कोई चीज़ पता चलना, फाइंड पता चलना। इसमें एक बात है कि जो फाइंड वर्ब है ना, वी कैन ओमिट दैट एंड द वर्ब बी वी कैन से। फाइंड वर्ब के बाद आप चाहें तो दैट और वर्ब को आप हटा भी सकते हैं, दैट को आप ओमिट कर सकते हैं, और जो वर्ब आएगी उस वर्ब को भी आप क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। जैसे ही फाउंड दैट पार्किंग वॉज डिफिकल्ट, उसने पाया, उसने देखा कि पार्किंग डिफिकल्ट थी। ही फाउंड दैट, देखो फाइंड वर्ब आ गई, इस फाइंड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। ही फाउंड दैट पार्किंग वॉज डिफिकल्ट, फिर दैट आ गया,
तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ वर्ब्स हैं इनके बाद दैट लग करके जिरंड आ सकता है। ही फाउंड दैट पार्किंग वॉज डिफिकल्ट, और चूंकि यहाँ फाइंड वर्ब है तो इसके बाद दैट को हटा सकते हो, दैट हटा दिया देखो अपन ने, और आप वर्ब को भी हटा सकते हो, जो वर्ब है वॉज इसको भी हटा दिया, और ऐसे बोल सकते हैं ही फाउंड पार्किंग डिफिकल्ट, उसे ना पार्किंग डिफिकल्ट लगी। अब हम ये भी बोल सकते हैं ही फाउंड दैट टू पार्क इज, या ही फाउंड टू पार्क डिफिकल्ट, उसको पार्किंग करना डिफिकल्ट लगता है या लगा, ये भी कह सकते हो, आगे पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस भी होता है। एनीवेज ये कुछ वर्ब्स होती हैं, डिस्कवर, एक्सपेक्ट, फाइंड, इनके बाद दैट लग के जिरंड का यूज करते हो। और आप फाइंड वर्ब के साथ एक ऐसी खास बात है कि आप चाहे तो दैट को और जो उसके बाद आने वाली वर्ब है उसको हटा भी सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। ही फाउंड पार्किंग डिफिकल्ट, बट इट्स सेफर नॉट टू ओमिट बी आफ्टर द अदर वर्ब्स। लेकिन जो ये जो बाद वाली जो वर्ब है ना, इसका बी को हटाना तो सही नहीं माना जाता, सुरक्षित नहीं होता, तो आप कोशिश ये करेंगे ना हटाएं, बट हटा सकते हैं, कहीं हटा हुआ है तो ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होता, ये ध्यान रखना बात आप लोग। चलो आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन जिरंड एंड इंफिनिटिव। जिरंड में और इंफिनिटिव में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिरंड एंड इंफिनिटिव? तो जो जिरंड होता है वो भी नाउन का काम करता है, इंफिनिटिव भी नाउन का काम करता है, दोनों ही नाउन का काम करते हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल देखो आप, ही फाउंड पार्किंग डिफिकल्ट, जब आप ये कहते हो कि उसे पार्किंग डिफिकल्ट लगी, इट मींस उसको ना जनरली पार्किंग डिफिकल्ट ही लगती है, उसको लगती थी फाउंड पार्किंग डिफिकल्ट, उसको पार्किंग करना डिफिकल्ट ही लगता है, गाड़ी को आगे लेना, पीछे लेना, सही जगह लगाना, उसके लिए प्रॉब्लम ही रहती है। इट मीन्स दैट यूजुअली और ऑलवेज फाउंड इट डिफिकल्ट, उसको हमेशा या जनरली उसको डिफिकल्टी लगती है। अगर हम ये कहें ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू पार्क, अगर ऐसे कहा जाए ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू पार्क, इट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली मतलब होता है कि किसी एक स्पेशल ओकेजन पे, पर्टिकुलर ओकेजन पे उसको ये पार्क करना कठिन लगा, कि शायद वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, पार्किंग में स्पेस कम था, शायद ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसको हमेशा लगती हो। It could refer to one particular occasion, or it could also mean that he always found it difficult. ये भी हो सकता है कि उसको एक किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे हार्ड लगी हो, जनरली यही मतलब होता है, लेकिन ये मतलब भी हो सकता है ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू पार्क, कि उसको हमेशा ही पार्क करना डिफिकल्ट लगता हो, बट इट इज मोर ऑलवेज भी हो सकता है, मोर यूजफुल टू एक्सप्रेस द आइडिया बाय अ जिरंड। लेकिन अगर हमेशा की बात करनी हो ना, तो एक डिफरेंस है कि आपको टू इन्फिनेटिव के बजाय जिरंड से आप इस मतलब को समझाएं। अगर आप बोलते हैं डिफिकल्ट पार्किंग, ही फाउंड पार्किंग डिफिकल्ट, इट मीन्स हमेशा लगती है, एंड ही फाउंड दैट इट इज डिफिकल्ट या इट वाज डिफिकल्ट टू पार्क, तो इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर ओकेजन की बात हो रही है। इट मीन्स अगर टू इन्फिनेटिव है तो पर्टिकुलर ओकेजन, जिरंड है तो ऑलवेज। ये डिफरेंस है जो हमने पढ़ा, आगे भी ऐसे डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। द जिरंड इज यूज इन शॉर्ट प्रोहिबिशन, सब्जेक्ट्स के रूप में आप देखें तो ये शॉर्ट प्रोहिबिशंस में भी यूज होते हैं, छोटे जो सख्त मना करने वाले जो निर्देश होते हैं, सख्त मनाही जहाँ होती है, जहाँ मना करना हो कोई चीज़ को, तो उसके लिए भी जिरंड का यूज़ हम करते हैं, जैसे नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, नो वेटिंग, नो फिशिंग, इस नदी में, इस तालाब में, इस लेक में आपको फिशिंग नहीं करनी है, यहाँ इस जगह पार्क नहीं करना है, नो पार्किंग। बट दिस कैन नॉट बी फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट, बट इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। प्रोहिबिशंस इन्वॉल्विंग एन ऑब्जेक्ट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाई एन इम्परेटिव, ठीक है ना। अगर आपको ऑब्जेक्ट लेना है तो फिर इम्परेटिव सेंटेंस बनाओ, जैसे डू नॉट टच द वायर, ऑब्जेक्ट लिया ना आपने, अगर ऑब्जेक्ट लेना है तो इम्परेटिव सेंटेंस बनाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से शुरू करो, फिर वर्ब ले लो और फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। डू नॉट फीड द लायंस, लायंस को जब जू में गए तो जू के केस के किसी लायन के केस के बाहर लिखा हुआ है डू नॉट फीड द लायंस, लायंस को फीड मत करो। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट लेना है तो फिर आप इम्परेटिव सेंटेंस बना दो, ऑब्जेक्ट नहीं लेना है तो फिर आप इस तरह से जिरंड से बना सकते हैं, नो और उस वर्ब के साथ जिरंड बना दो, नो पार्किंग, नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, ठीक है ना, इस तरह से। चलो आगे देखिए, जिरंड्स आर यूज्ड इन द सेइंग्स, जिरंड्स कई बार आप मुहावरों में भी यूज करते हैं, जैसे सीइंग इज बिलीविंग, है ना, देखना ही
विश्वास करना है, देख के ही विश्वास करना चाहिए। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, ईडियम्स के रूप में भी इनका यूज़ कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक पढ़ रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट के रूप में, और इस सब्जेक्ट के रूप में ये 3 रूल पढ़ लिए हम लोगों ने, ठीक है ना। अभी पहला चल रहा है जिसमें 3 रूल पढ़ लिए। अभी दूसरा पॉइंट आ गया। पहला सब्जेक्ट के रूप में हो गया, एज एन सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज हम लोग करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट। सम वर्ब्स ऑलवेज टेक अ जिरंड नॉट एन इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कुछ वर्ब है, जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ब है, मैंने आपको टेंस में भी पढ़ाया था। कुछ वर्ब्स हैं जैसे माइंड है, अवॉइड है, डिटेस्ट है, इंजॉय है, ठीक है ना, डेफर है। कुछ वर्ब्स है, कीप स्माइलिंग, अवॉइड विजिटिंग। तो कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद जिरंड फॉर्म ही आती है, इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं आती। कुछ ही माफ करने वाली है, फॉरगिव, ठीक है ना, एक्सक्यूज, पार्डन। इनके बाद जनरली जिरंड आता है, इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं आती। तो एज एन ऑब्जेक्ट कुछ वर्ब्स हैं, जैसे कौन कौन सी हैं? एप्रिशिएट, प्रशंसा करना, एप्रिशिएट, आई एप्रिशिएट लिसनिंग टू म्यूजिक, तो आईएनजी लगेगा। अवॉइड, डिफर, रोकना, डिले, देरी करना, डिटेस्ट, नफरत करना, ड्रेड, डरना, इंजॉय, स्कैप, बचना, एक्सक्यूज, माफ करना। 3 वर्ड है, एक्सक्यूज, फॉरगिव, और आपका ये देखो पार्डन, माफी करने से, प्रिवेंट, रोकना, कीप स्माइलिंग सुना होगा। माइंड के बाद, यस, माइंड के बाद फर्स्ट में एनजी आता है, सुना होगा आपने। आई डोंट माइंड गोइंग देयर, वुड यू प्लीज, वुड यू माइंड सिटिंग हियर, वुड यू माइंड शिफ्टिंग प्लीज। तो माइंड के बाद फर्स्ट में एनजी आता है। मिस, पार्डन, प्रैक्टिस, रिसेंट, रेसिस्ट, रिस्क, सेव, स्टॉप राइटिंग सुना होगा आप लोगों ने। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है जिरंड के फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगकर। जैसे आई अप्रिशिएट लिसनिंग टू म्यूजिक, अप्रिशिएट वर्ब आ गई, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा दोस्तों? आईएनजी। लिसन के बाद टू लगना प्रोपोजिशन जरूरी होता है, इसलिए टू लगा है। मैं म्यूजिक सुनना अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल देखिए आप, अवॉइड, बचिए ओवर ईटिंग से। डिटेस्ट, गॉसिपिंग, मैं गॉसिपिंग करने से नफरत करता हूँ। डू यू एंजॉय टीचिंग, कीप स्माइलिंग। माइंड ओपनिंग, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। अब माइंड में हम आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको मैं जस्ट। माइंड जनरली जो होते हैं ना, ये इस सेंस में जिरंड के साथ में या तो ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसका एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। और ध्यान रखना, माइंड के बाद हमेशा जिरंड फॉर्म ही आती है, इन्फिनिटिव फॉर्म यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इफ वी बाई प्लेंटी ऑफ फूड नाउ, आई विल सेव शॉपिंग लेटर इन द वीक। सेव के बाद शॉपिंग, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। तो कुछ वर्ब है, सेव है, स्टॉप है, डिटेस्ट है, डिटर है, ठीक है ना। तो इन वर्ब्स माइंड है, कीप है, अप्रिशिएट है, अवॉइड है, इनके बाद आपको जिरंड फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना चाहिए। अब देखिए माइंड के बारे में बात। माइंड जो वर्ब होती है, कैन नेवर बी फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, इसके बाद कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आ सकता। खास बात ध्यान रखना, माइंड के बाद जिरंड फॉर्म ही आती है। दिस वर्ब इज यूज चीफली इन द इंटरोगेटिव और नेगेटिव। दूसरी बात है, इसका यूज या तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं या तो इसका यूज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। दो ही सेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे वुड यू माइंड वेटिंग, इंट्रोगेटिव है, वुड यू माइंड, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, ज्यादा ही रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है। वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, क्या आप एक मोमेंट वेट करेंगे? बहुत अच्छा सेंटेंस है, रिक्वेस्ट करने का शानदार तरीका है, मोस्ट यूजुअल वे। आजकल ज्यादातर लोग इसी को बोलते हैं। वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग, प्लीज डोंट स्मोक, बोलने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए आप यूज करते हैं। ये दोनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, या तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में यूज होता है। जैसे ये दोनों नेगेटिव हो गए। आई डोंट माइंड लिविंग हियर, मुझे यहाँ रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड लिविंग हियर, यहाँ फुल स्टॉप यूज करेंगे। आई डोंट माइंड इज लिविंग, आई डोंट माइंड लिविंग हियर, मुझे मेरे यहाँ रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड हिज लिविंग हियर या हिम लिविंग हियर। जनरली जिरंड से पहले पजेसिव फॉर्म यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज नहीं करते। ये ग्रामर के हिसाब से या ट्रेडिशनल इंग्लिश गलत माना जाता है।
तो ये भी सही है, लेकिन वैसे आजकल की इंग्लिश में यूज करने लग गए हैं। तो आई डोंट माइंड हिज लिविंग हियर, मुझे उसके यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं, ऐसा है, ठीक है ना। तो ही लिव्स, वो यहाँ रहता है, एंड आई डोंट ऑब्जेक्ट टू हिज लिविंग हियर, मुझे उसके यहाँ रुकने से कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात समझ में आ गई। ये हो गया कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद जिरंड ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। कुछ वर्ब्स हैं, हमने जिरंड को सब्जेक्ट के रूप में देख लिया, हमने जिरंड को ऑब्जेक्ट के रूप में देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वाले के अंदर ही, सम वर्ब्स कैन टेक जिरंड एंड दैट क्लोज। कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद जिरंड भी आ सकता है, अभी थोड़ी देर पढ़ा उनके बाद जिरंड ही आएगा, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे जिनके बाद जिरंड भी आ सकता है, जैसे सजेस्ट है, प्रपोज है, जिरंड भी आ सकता है और दैट क्लोज भी आ सकता है। दोनों चीजें पॉसिबल है, जिरंड भी आ सकता है और दैट क्लोज भी आ सकता है। जैसे एडमिट है, एंटिसिपेट है, कंसिडर, फैंसी इमेजिन करना, इमेजिन है, मीन है, प्रपोज, रिकलेक्ट, रिमेंबर, सजेस्ट, अंडरस्टैंड, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद आप जिरंड भी यूज कर सकते हैं और दैट क्लोज भी यूज कर सकते हैं। नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स गाइस। जैसे टॉम सजेस्ट, आपने डैट में देखा होगा, मैंने पढ़ाया था, सजेस्ट वाले में दैट क्लोज भी आता है। ही सजेस्टेड मी, he suggested to me that we should go there, और he suggested going there, दोनों काम हो सकते हैं। he suggested having a meeting, उसने हमें वहाँ मीटिंग करने के लिए सुझाव दिया, सजेस्ट के साथ जिरंड यूज कर लिया। हम ये भी कह सकते हैं टॉम सजेस्टेड दैट वी शुड हैव अ मीटिंग देयर, ये भी कर सकते थे, दोनों ही पॉसिबल है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, एन सजेस्ट दैट जोड़ दिया, ही सेल्स, वो बेचता है, या ही शुड सेल हिज हाउस, कि उसको अपना घर बेच देना चाहिए, उसने सुझाव दिया। सजेस्ट का दैट क्लोज यूज कर लिया, यहाँ सजेस्ट जिरंड यूज कर लिया। अब यहाँ भी कह सकते थे एन सजेस्ट सेलिंग हिज हाउस, ऐसा भी कह सकते थे। आई प्रपोज दैट यूज कर लिया, द सेक्रेटरी शुड सेंड इन अ रिपोर्ट, मैं प्रपोज करता हूं कि सेक्रेटरी को रिपोर्ट भेज देनी चाहिए। अब ये भी कह सकते हैं आई प्रपोज सेंडिंग द प्रपोज्ड, अब जो सब्जेक्ट आ गया ना, इसलिए दैट से ज़्यादा सही रहता है। अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो फिर आप जिरंड का फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों फॉर्म यूज़ होते हैं, सजेस्ट के साथ में, प्रपोज के साथ में, और जो वर्ब पढ़ी हम लोगों ने, इन वर्ब्स को आप क्या करना, याद कर लेना, ठीक है ना दोस्तों, इनको लर्न कर लेना। आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव प्लस जिरंड। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, जैसे वर्थ है, वर्थ, बिजी है, हैप्पी है, वो तो अभी थोड़ी देर पहले हम वर्ब पढ़ रहे थे, तो वर्ब के बाद जिरंड यूज होता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं, वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूँ कि ये जो कोर्स है आपका, जो आप पढ़ रहे हैं, कोई पूछे आपसे यार मैं इंग्लिश का कोर्स लूँ, ये कोर्स खरीदने लायक है क्या, आपने कहा यस दिस कोर्स इज वर्थ बाइंग, खरीदने लायक है। वर्थ के बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि जिरंड फॉर्म आती है। ऐसे बिजी है, ऐसे हैप्पी है, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद जिरंड फॉर्म आती है। एडजेक्टिव के बाद जिरंड, कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं, वर्थ, बिजी, हैप्पी, और इसके अलावा कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इट इज नो गुड, इट इज नो यूज, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, ठीक है ना, आई कांट स्टैंड, ऐसे कुछ। आई कांट स्टैंड का मतलब होता है एंड्योर, सहन करना, और कांट हेल्प मतलब प्रिवेंट, रोक नहीं सकता। ये प्रिवेंट थोड़ी पहले वर्ब भी पढ़ रहे थे हम लोग, आई कांट प्रिवेंट, आई कांट हेल्प गोइंग देयर, मतलब आई कांट अवॉइड, आई कांट स्टैंड मतलब एंड्योर। ये हमेशा जो है ना जिरंड फॉर्म लेती हैं, इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं लेती हैं, खास बात है। वैसे हमने पढ़ा कि जिरंड और इन्फिनेटिव एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी कंडीशंस पढ़ रहे हैं जहां पे जिरंड ही आना चाहिए, इन्फिनेटिव यूज नहीं होना चाहिए। जैसे दिस कोर्स इज वर्थ डूइंग, ये कोर्स करने लायक है, करना चाहिए, कोर्स खरीदने लायक है, करने लायक है। ही इज बिजी पैकिंग अप, वो पैकिंग करने में बिजी है। शी इज हैप्पी प्लेइंग विद हर चिल्ड्रन, इट इज नो यूज, बहुत एक मुहावरा है, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क,
दूध फटने के बाद रोने से पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए होत क्या, कुछ वैसी बात है। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, फटे हुए दूध पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो गुड या इट इज़ नो यूज़ आर्ग्यूइंग, फर्स्ट में एनजी लगेगा। आई कुडंट हेल्प, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, लाफिंग, हंसने से। तो ये कुछ ऐसे फ्रेज हैं, कांट हेल्प, है ना, इट इज़ नो गुड, इट इज़ नो यूज़, वर्थ, बिजी, हैप्पी, जिनके बाद आपको जिरंट फॉर्म यूज़ करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत काम के रूल है, काफ़ी सारे एग्जाम में इनमें एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एरर वाले क्वेश्चंस देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए जिरंट का ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए दोस्तों। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, अब प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, ये बड़ा रूल है। जब मैंने आपको प्रपोजिशन पढ़ाया था तो हम बात कर रहे थे कि प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव, वो सब्जेक्ट, वो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, या फिर प्रपोजिशन के बाद जिरंड आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आईएनजी, जो कि नाउन का काम करता है। तो ये वही रूल है, चाहे प्रपोजिशन हो चाहे फ्रेजल वर्ब, जिन वर्ब के बाद प्रपोजिशंस आते हैं उनमें भी जिरंड फॉर्म आता है। दो हम तीन में बात करेंगे, दो ए और बी। तो ऐसी वर्ब होती हैं इमीडिएटली आफ्टर अ प्रपोजिशन, जिनके बाद में प्रपोजिशन हो। व्हेन ए वर्ब इज प्लेस इमीडिएटली आफ्टर प्रपोजिशन, अगर किसी प्रपोजिशन के बाद कोई वर्ब लिखनी है आपको, जिरंड फॉर्म आएगी, कोई डाउट नहीं, वर्ब की फर्स्ट में एनजी लगाना ही पड़ेगा, जिरंड फॉर्म आएगी। जैसे व्हाट कैन यू डू बिसाइड्स, आप क्या कर सकते हैं बिसाइड्स टाइपिंग। बिसाइड्स एक प्रपोजिशन है, बिसाइड और बिसाइड्स, प्रपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगा। बहुत बड़ा रूल है, कई बार हम पढ़ चुके हैं, प्रपोजिशन में हम बात पढ़ चुके हैं, कंजक्शन में बात पढ़ चुके हैं हम लोग, जब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे वहां भी पढ़ा था हम लोगों ने। व्हाट कैन यू डू बिसाइड्स टाइपिंग, आप टाइपिंग करने के अलावा और क्या काम कर सकते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू, टू प्रपोजिशन है, हियरिंग योर स्टोरी अगेन, मुझे तुम्हारी कहानी दोबारा सुनने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ पे टू इन्फिनिटिव वाला नहीं है, इसका प्रपोजिशन यूज हो रहा है। ऑब्जेक्शन टू के बाद जिरंड का फॉर्म आ रहा है, टू प्रपोजिशन है यहाँ। और देखिए एग्जाम्पल आप, टच योर टोज विदाउट बेंडिंग योर नीज, विदाउट प्रपोजिशन है, आईएनजी लग गया। ही इज गुड एट डाइविंग, वो गोता लगाने में अच्छा है। शी इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ऑफ के बाद स्विमिंग आ गया, वो तैरने की शौकीन है। डू यू फील लाइक, या लाइक प्रपोजिशन है, डू यू फील लाइक गोइंग आउट, क्या तुम्हारा बाहर जाने का मन कर रहा है क्या। फील लाइक के बाद भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, इंपॉर्टेंट बात है। आई एम सॉरी फॉर एक प्रपोजिशन है, आई एम सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, मुझे तुम्हारे को वेट कराने में दुखी हूँ, मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे। अरंट यू इंटरेस्टेड इन आ गया, इन मेकिंग माई मनी, क्या तुम पैसा बनाने में इंटरेस्टेड हो क्या, क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो क्या। इन प्रपोजिशन है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या जिरंट फॉर्म आएगी, प्रपोजिशन के बाद जिरंट फॉर्म आती है। आई होप ये 8 एग्जाम्पल समझ में आ गए। ऐसे देखो कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती है, और फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब आता है, जैसे पुट ऑफ, पुट आउट। तो ये ऑफ, आउट, ये जनरली प्रपोजिशंस होते हैं, कई बार ये एडवर्ब होते हैं। बट फ्रेजल वर्ब के बाद भी अगर कोई वर्ब आ रही है तो जिरंट फॉर्म में ही आएगी, आईएनजी लग के आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की बजाय। ये भी जिरंट लेते हैं, जैसे आई डोंट केयर फॉर प्रपोजिशन हो गया एक तरह से, आप पिछले रूल से भी जोड़ सकते हैं इसको। आई डोंट केयर फॉर स्टैंडिंग इन क्यूज, मुझे लाइन में खड़े होने से कोई दिक्कत नहीं होती, आई डोंट केयर। इवेंचुअली द डॉग्स लेफ्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, बाकी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब है, और इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी। मुझे उससे मिलने का मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मैं उससे मिलूं। तो ये फ्रेजल वर्ब के बाद भी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है दोस्तों, आईएनजी लगता है। आगे बढ़ते हैं, द वर्ड टू, ये जो टू वर्ब आप देख रहे हैं, लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ दिक्कत आई होगी कि सर टू के बाद तो इन्फिनिटिव आता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ टू के बाद आप आईएनजी लगा रहे हो, तो ये क्या दिक्कत है। अरे भाई कुछ नहीं है, टू जो होता है वो दो काम करता है, इन्फिनेटिव का भी काम करता है, इन्फिनेटिव का पार्ट भी होता है टू, ठीक है ना, और टू एक प्रपोजिशन भी तो होता है। और जब टू प्रपोजिशन होगा तो इसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगी ना उसमें आईएनजी लगेगा, सिंपल सी बात है। और टू अगर इन्फिनेटिव का फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ टू जो होता है वो इन्फिनेटिव के रूप में होता है, कुछ वर्ब ऐसी, और कुछ ऐसी
आप कह सकते हैं ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे कुछ फ्रेज होते हैं जिनमें जो टू होता है ना वो प्रपोजिशन का ही काम करता है। जैसे अभी हम ऑब्जेक्ट टू पढ़ रहे थे, या लुक फॉरवर्ड टू पढ़ रहे हैं, या एडिक्ट टू पढ़ेंगे, टेक टू पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे टू है, कुछ ऐसे फ्रेज है जिनमें टू होता है, वहाँ वो प्रपोजिशन का काम करते हैं। तो उनके बाद जो वर्ब आएगी उनमें आईएनजी का यूज़ करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो टू के जो होते हैं दो फॉर्म होते हैं, ये इन्फिनेटिव का पार्ट भी होता है। जब ये इन्फिनेटिव का पार्ट होगा तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और ये प्रपोजिशन का भी रूप होता है। जब प्रपोजिशन का फॉर्म होगा तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब पता कैसे चलेगा, देखिए इन्फिनेटिव का पता कब चलता है, जब ये कुछ स्थितियां हैं। जैसे मान लीजिए एम के बाद टू आ रहा है, बी के बाद, इसके बाद टू आ रहा है, आर के बाद टू आ रहा है। अगर इज एम आर के बाद टू लगता है तो ये, जैसे आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो आपकी विश, इच्छा बता रहा है, प्लान बता रहा है, अरेंजमेंट बता रहा है, विश बता रहा है, इच्छा बता रहा है। और ऐसे केस में ये इन्फिनिटिव होगा, मतलब इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम टू लर्निंग इंग्लिश नहीं आएगा, आई एम टू लर्न इंग्लिश। ठीक है ना। इज एम आर टू, ही इज टू बिकम एन IAS, दे आर टू गो देयर, उनको वहां जाना है, उनका उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है, उन्होंने, उनका ऐसा मन है, विश है। हैव टू, हैज टू, ये कंपल्शन के लिए आते हैं। आई हैव टू डू इट, शी हैज टू डू इट, तो हैव टू हैज टू कंपल्शन बताते हैं। ओट टू, ये एक मॉडल के अंदर यूज होता है, और ऑट टू के बाद, जिसका मतलब एडवाइस, मोरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन होता है, ये इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और एक यूज टू होता है जो पुरानी आदत या रूटीन को बताता है, पुरानी आदत जो अब नहीं है। इनके बाद एम टू, इज टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, और ये ought to और यूज टू, इनके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, इन्फिनेटिव यूज करना है। ठीक है ना। आफ्टर सम, और कुछ वर्ब है, जैसे हेट है, नफरत करना, होप, आई हेट टू गो देयर, होप, इंटेंट, इरादा, या वुड लाइक, आई वुड लव, आई वुड लाइक, मीन, प्लान, ट्राई, वॉन्ट, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद आप इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि इनके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। जैसे आई मीन टू बाय सम चीज, मींट आ गया तो टू लगेगा। यूज टू, ओ टू तो पता ही, इनके बाद टू फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आई मीन टू बाय। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जहां इन्फिनेटिव ही यूज होगा, इनमें टू है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है ना। टू बाय, और टू गो, ठीक है ना। यूज टू, आई यूज टू लिव इन दिल्ली, इनमें जिरंड नहीं आएगा एज ए प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन के लिए कुछ फ्रेज हैं जिनमें टू प्रपोजिशन का काम करेगा, और चूंकि टू प्रोपोजिशन होगा तो प्रोपोजिशन के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी जिरंड फॉर्म आती है। ये रीजन है। कौन कौन से हैं ये, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, इस नजरिए से की, लुक फॉरवर्ड टू यानी उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, टेक टू, बी प्लस गिवन टू, बी प्लस अकस्टम टू, इन सब का मतलब आदत पड़ना होता है, आदत बनाना होता है। ऑब्जेक्ट टू, अभी थोड़ी देर पहले आया था, बी प्लस यूज टू, आदि होना, कन्फेस टू, बी एडिक्ट टू, बुरी लत पड़ना, कन्फेस टू, किस चीज को कन्फेस करना। ये सब ऐसे टू है, इनके साथ जो टू लग रहे हैं, चाहे लुक फॉरवर्ड टू हो, चाहे विद अ व्यू टू हो, इनके बाद जिरंड फॉर्म आता है। क्या आता है दोस्तों, इनके बाद जिरंड फॉर्म आता है। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, मैं तुमसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। ही इज यूज्ड टू वर्किंग एट नाइट, वो रात को काम करने का आदी था। ही इज यूज्ड टू वर्किंग एट नाइट, तो बी प्लस यूज टू आदी होने के लिए होता है। अकेला यूज टू आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। बी प्लस यूज टू, अगर यूज टू से पहले बी, इज, एम, आर, वॉज, वर आ जाए तो फिर जिरंड आएगा। खास बात है ये, अकेला यूज टू आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म, बी प्लस, इसका होता है पुरानी आदत, और बी प्लस यूज टू आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ एग्जांपल देखो, ही हैज टेकन टू गैम्बलिंग दीज डेज, आजकल उसको ना जुआ खेलने की आदत पड़ गई। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, उसको पीने की बुरी लत पड़ गई। शी इज अकस्टम्ड टू वर्किंग इन द डार्क, उसको अंधेरे में काम करने की आदत हो गई है। शी इज गिवन टू स्मोकिंग,
उसने स्मोकिंग की आदत बना ली है, सब आदत से जुड़े वर्ड है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मैनी स्कीम्स विद अ व्यू टू, इस नजरिए से कि विद अ व्यू टू आ गया, इंप्रूविंग फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगा। गवर्नमेंट ने कई ऐसी स्कीम्स लॉन्च की हैं ताकि फार्मर्स की कंडीशन को इंप्रूव किया जा सके, इकोनॉमिक कंडीशन को। ही कन्फेस टू मर्डरिंग हर, उसने कन्फेस कर लिया कि उसने उसको मर्डर किया था, तो कन्फेस के बाद टू आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे लगता है आपको याद कर लेनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने बहुत ही थ्योरेटिकल मैटर दिया है आपको, लेकिन यकीन मानिए बहुत मेहनत से इकट्ठा की हुई चीज़ें हैं। आपको इतना अच्छा लगेगा इनको पढ़ करके, इनको पढ़ लिया, याद कर लिया ना, तो कभी आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब से संबंधित गलतियां आपसे होंगी ही नहीं। जिरंड मतलब पूरा जिरंड पढ़ रहे हो आप, कुछ नहीं छोड़ रहे आप, ठीक है ना, ये बात याद रखना। और देखो आप, यूज ऑफ जिरंड इन कंपाउंड नाउन्स, कुछ कंपाउंड नाउन्स हैं उनमें भी जिरंड का यूज करते हैं दोस्तों, हम कंपाउंड नाउन्स में भी करते हैं। जैसे आपने सुना होगा वॉकिंग स्टिक, ऐसी स्टिक जिससे हम चलते हैं, ए स्टिक फॉर वॉकिंग, जो वॉकिंग करने में काम आती है, स्टिक फॉर वॉकिंग। फेंसिंग स्टिक, ए स्टिक फॉर फेंसिंग। फ्राइंग पैन, ए पैन फॉर फ्राइंग। हंटिंग विप, ए विप कोड़ा फॉर हंटिंग, शिकार करने का। राइटिंग टेबल, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग मशीन, ये सब कंपाउंड नाउन है। वॉशिंग मशीन है ना, ए मशीन फॉर वॉशिंग, एक ऐसी मशीन जो वॉशिंग के लिए काम आती है। यहाँ पर इन सब में ये वॉकिंग, फेंसिंग, हंटिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग, ये सब अगर देखा जाए तो जिरंड है कंपाउंड नाउन्स में। ये सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं और इनके मतलब ये फोर लग के बनते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इसी तरह से ना आप देखना पार्टिसिपल्स भी होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। ये यहाँ पर एक स्टिक की बात कर रहा है जो वॉकिंग के लिए यूज होती है, फॉर वॉकिंग, तो नाउन के रूप में यूज है, फॉर वॉकिंग, फॉर फेंसिंग, ठीक है ना, फॉर फ्राइंग, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब के कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का काम भी करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का काम भी करते हैं। जैसे हिज ऑलमोस्ट कंस्टेंट हैबिट वॉज, उसकी एक लगभग लगातार एक आदत थी, स्लीपिंग, सोने की। आदत क्या थी? सोने की। सोने की क्या थी? उसकी आदत। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे ही ये इज वर्ब है। स्मोकिंग, इज स्मोकिंग क्या है? व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट, जो मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं ना, वो क्या चीज है? स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है? जो मैं नफरत करता हूं, मैं नफरत करता हूं वो चीज क्या है? स्मोकिंग है। सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग मतलब वही, ये सब्जेक्ट है सीइंग, ये वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इनका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। एन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, कोई नाउन आ जाए या प्रोनाउन इट आ जाए, इनके बगल में, अपोजिशन मतलब साइड बाई साइड, इनके बगल में भी आप जिरंड को रख करके उस नाउन प्रोनाउन को थोड़ा सा क्वालिफाई कर देते हैं। जैसे इट इज फुलिश टचिंग अ लाइव वायर, तो फुलिश क्या है? टचिंग करना। टचिंग करना क्या है? फुलिश। टचिंग अ लाइव वायर, एक लाइव वायर को टच करना फुलिश, बेवकूफ़ी है। तो ये फुलिश जो नाउन है, इसको ये अपोजिशन में है। अपोजिशन मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड, किसी चीज़ के साइड में कुछ आप रख देते हैं, उसको मॉडिफाई करने के लिए उसे आप अपोजिशन कहते हैं, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बन रहा है। इट इज फुलिश टचिंग अ लाइव वायर, ये अपोजिशन है ना। इट इज ऑफ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब यहाँ पे इट इज नो यूज, ये यूजफुल नहीं है। क्या यूजफुल नहीं है? क्राइंग, रोना, ओवर स्पिल्ट मिल्क, फटे दूध पर रोने से कोई फायदा नहीं है। जब मौका चला गया तो अब लकीरें, सांप चलेगा उसको लकीरें पीटने से कोई फायदा नहीं है। सो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या, कुछ उस तरह की बात है। तो यहाँ पर ये क्राइंग वगैरह जो है ना, ये इस इट को, इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसके पोजिशन में है, आप ऐसा कह सकते हैं। आगे देखिए, ये एक अब रूल है, अलग से रूल है इसके अंदर। वो रूल ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें काफ़ी सारी एरर्स आती है, तो पहले समझ लीजिए इसको ताकि दिक्कत ना है। बात यह है कि अगर कहीं जिरंड है
और उससे पहले कोई नाउन और प्रोनाउन आपको रखना है, जस्ट जिरंड से पहले कोई नाउन प्रोनाउन आना है। तो इसमें 3-4 बातें आप ध्यान रखें कि कभी भी किसी जिरंड से पहले अगर कोई नाउन आता है, फॉर्मल इंग्लिश या ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करें, पुरानी इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश, तो कहती है कि नाउन का या प्रोनाउन का पजेसिव केस आना चाहिए। कौन सा केस आना चाहिए दोस्तों? पजेसिव केस आना चाहिए। मॉडर्न इंग्लिश ये कहती है, बोलने वाली इंग्लिश, करंट इंग्लिश ये कहती है कि नहीं, आप चाहे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। अब बात आ गई एग्जाम में क्या करें, तो एग्जाम में हमें जो पुरानी ग्रामर कहती है उसी को मानना चाहिए, हमें पजेसिव फॉर्म यूज करना चाहिए। पजेसिव, जैसे माई यूज करें, हिज यूज करें, योर यूज करें, पजेसिव केस यूज करें प्रोनाउन का, राम्स यूज करें, मदर्स अपोस्ट्रोफ एस लगे, पजेसिव केस यूज करें। लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, बट ग्रामर के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से आप पजेसिव केस यूज करना। ये बात है, देखो आप नाउन और प्रोनाउन की फॉर्म क्या हो जिरंड से पहले, तो फॉर्मल इंग्लिश यानी पुरानी इंग्लिश कहती है पजेसिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर आना चाहिए और नाउन भी वैसा आना चाहिए, जैसे माई आए, हिज आए, हर आए, राम्स आए। इनफॉर्मल इंग्लिश क्या कहती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ सकता है, यानी कि मी, हिम, हर आ सकता है। एग्जाम्स में क्या करेंगे? पजेसिव केस यूज करें। कॉलिक्वल बोलचाल की इंग्लिश में क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर सकते हैं। एग्जाम में आपको माई यूज करना है जिरंड से पहले, मी यूज नहीं करना है, मी को सही करके माई करना है। दोनों तीनों बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। ही इंसिस्टेड ऑन माई रीडिंग, देखो माई यूज किया है। ही इंसिस्टेड ऑन मी रीडिंग, मी नहीं आएगा, माई आएगा। नॉट मी रीडिंग, मी रीडिंग नहीं होना चाहिए, माई रीडिंग। और इसमें खूब एरर के क्वेश्चन आते हैं, खूब आते हैं एरर के क्वेश्चन, खूब आते हैं यहाँ से। ही डिसलाइक्ड माई वर्किंग लेट, या माई आएगा, मी वर्किंग नहीं आएगा। ही ऑब्जेक्टेड टू हिज मेकिंग प्राइवेट कॉल्स ऑन दिस फोन, हिज आएगा, हिम का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। जिरंड से पहले पजेसिव केस आएगा, चाहे प्रोनाउन का पजेसिव केस करना पड़े और नाउन का भी पजेसिव केस ही आएगा। अब इसमें कुछ 2-4 छोटी छोटी बातें हैं इसी के अंदर, ये जो पजेसिव केस वाली बातें। आपने थोड़ी देर पहले जो एक नियम पढ़ा था कि कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद जिरंड यूज होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो ये 3 वर्ब वही है, एक्सक्यूज, फॉरगिव, पार्डन, माफी के लिए आती है, और प्रिवेंट, रोकने के लिए। आर नॉट फॉलो डायरेक्टली बाय द जिरंड, इनके बाद जिरंड आता तो है बट जस्ट बाद में जिरंड नहीं आता, बीच में एक प्रोनाउन या नाउन आता है जिसकी पजेसिव फॉर्म आएगी। बट टेक आइदर पजेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन और जिरंड, या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म और प्रोनाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस जिरंड आएगा। लेकिन 2 तरह से आ सकता है, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, प्रोनाउन का एडजेक्टिव आएगा, माई वगैरह, फिर जिरंड आएगा। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेना है तो फिर प्रपोजिशन आएगा, तो जनरली फॉर वगैरह ऐसे होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो फॉरगिव माई रिंगिंग, फॉरगिव के बाद जस्ट रिंगिंग नहीं आएगा, बीच में माई आ गया जो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। फॉरगिव माई रिंगिंग यू अप सो अर्ली, मैं आपको इतनी जल्दी फोन किया इसके लिए माफ करना। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं फॉरगिव मी फॉर, देखो प्रोनाउन आ गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन हो गई है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, फिर प्रपोजिशन आ गया फॉर, और फिर जिरंड आ गया। ये कहना चाह रहा है बात, ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है ना। फॉरगिव मी फॉर रिंगिंग यू सो अर्ली, ठीक है ना। तो फॉरगिव और एक्सक्यूज और पार्डन और प्रिवेंट के लिए नियम है ये वाला। एप्रिशिएट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, एप्रिशिएट लिसनिंग टू म्यूजिक, इसकी क्या खास बात है? यूजुअली रिक्वायर्स अ पजेसिव एडजेक्टिव और पैसिव जिरंड। इसके बाद या तो पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लो, या तो वो कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पैसिव जिरंड भी कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म एनजी होता है ना, तो बीइंग थर्ड फॉर्म करके ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे आई अप्रिशिएट योर गिविंग, तो ये तो योर तो हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, या अप्रिशिएट बीइंग गिवन, बीइंग गिवन फर्स्ट फॉर्म में एनजी की क्या कर दिया आपने, बीइंग और थर्ड फॉर्म कर दिया। भाई फर्स्ट फॉर्म एनजी का पैसिव बनाओगे तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ही बनता है, तो या तो पैसिव फॉर्म यूज कर लो या फिर पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लो। आई अप्रिशिएट योर गिविंग मी सो मच ऑफ योर टाइम, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इतना टाइम दिया मुझे, आपका इतना ज़्यादा टाइम दिए जाने को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। या अप्रिशिएट बीइंग गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस अपॉर्चुनिटी के दिए जाने पर आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तो कुल मिलाकर के अप्रिशिएट के बाद या तो आप जिरंड फॉर्म यूज करते हैं
उससे पहले आप पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। या तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पैसिव फॉर्म यूज करें, पैसिव जेरेंट यूज करें। अब आ जाओ तीसरी बात, एक स्टॉप वर्ब होती है जिसका रोकना होता है। प्रिवेंट यानी रोकना, स्टॉप यानी रोकना, स्टॉप कुछ रोकना हो। द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज मोर यूजुअल देन पजेसिव एडजेक्टिव। तो स्टॉप का जिसका मतलब रोकना हो, वहां अगर आपको जिरंट से पहले प्रोनाउन की फॉर्म यूज करनी है, नाउन की फॉर्म यूज करनी है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ज्यादा सही रहती है बजाय पजेसिव फॉर्म के। ठीक है ना। देखिए आप, आई कांट स्टॉप हिम राइटिंग। हिम आया, हिज का यूज करना गलत होगा यहाँ पे स्टॉप के साथ। आई कांट स्टॉप राइटिंग टू द पेपर्स। मैं पेपर्स को लिखना रोक नहीं सकता। यहाँ पे स्टॉप हिज राइटिंग नहीं करे, हिम राइटिंग करे स्टॉप के साथ, जब स्टॉप का मतलब रोकना हो। ठीक है ना। ये नोट 3 हो गया। एक नोट 4 देखिए आप, नाउन विद जिरंड्स। ऐसे नाउन जिनमें जिरंड आते हैं, कम्स इन द पजेसिव केस, वो नाउन भी पजेसिव केस में आने चाहिए। राम्स आए, राम नहीं आना चाहिए। जैसे आई डोंट रिमेंबर माई मदर्स कंप्लेनिंग अबाउट इट, तो माई मदर्स आएगा, पजेसिव फॉर्म में आएगा। आप अगर ये कहते हैं आई डोंट रिमेंबर माई मदर कंप्लेनिंग अबाउट इट, ये भी कह सकते हैं, बट मदर में एस लगाना ज्यादा सही है। इट इज मोर यूजुअल टू ओमिट, इट इज मच मोर यूजुअल टू ओमिट द अपोस्ट्रोफ एस। ऐसे लगाते हैं नाउन विद जिरंड्स, पर ये हाँ नई बात आ गई कि आजकल ना इसको ओमिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले भी देखो माई मदर आ गया, तो अपोस्ट्रोफ एस को अब हटाना आजकल ज़्यादा यूजुअल हो गया मॉडर्न इंग्लिश में। हालांकि देखो मैं बताता हूँ आपको, बात समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है कि जिरंड से पहले नाउन की कौन सी फॉर्म आए, तो ग्रामर इंग्लिश ये कहती है कि पजेसिव फॉर्म आनी चाहिए। पजेसिव फॉर्म, ये फॉर्म ज़्यादा सही है, ये भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा सही है। अब 3 कंडीशन ऐसी हैं। 3 कंडीशन कौन कौन सी, जब ये देखो अलग रूल है, ये रूल मैं इसको एक साथ पढ़ लिया इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया होगा। ये अलग रूल है। अलग रूल क्या है, देखो आप, ये कुछ कंडीशन जिनमें अपोस्ट्रोफ एस को हटाना चाहिए। कब कब, इन पैसिव, पैसिव फॉर्म में। दूसरा, इफ नाउन इज लाइफलेस थिंग, अगर नाउन लाइफलेस हो तो अपोस्ट्रोफ एस मत लगाओ। पैसिव वॉइस हो, अगर जिरंड का फॉर्म पैसिव वॉइस हो तो अपोस्ट्रोफ एस मत लगाओ या पजेसिव फॉर्म मत यूज करो। और तीसरा, प्लूरल नाउन एंडिंग, अगर नाउन के लास्ट में ऑलरेडी एस लगा हुआ है फिर अपोस्ट्रोफ एस लगाओगे तो भी सही नहीं माना जाएगा, जो हमने नाउन में बात पढ़ी थी। तो 3 कंडीशन है, कोई ऐसा नाउन जिसके लास्ट में एस हो, या पैसिव फॉर्म, या नाउन जब लाइफलेस हो। तो एक दो एग्जांपल देखिए इसके आप लोग। आई इंसिस्ट ऑन जॉन, मैं जॉन पर इंसिस्ट करता हूं बीइंग पेड, पेड किए जाने पर। बीइंग पेड जो है ये जिरंड का पैसिव फॉर्म है। चूंकि पैसिव फॉर्म है तो जॉन लिखेंगे, या अगर जॉन्स लिखोगे तो सही नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, जब जिरंड का पैसिव फॉर्म आ जाए। और देखो अब, दिस इज अ चांस ऑफ द मिल्क। अब मिल्क क्या है, ये नाउन है लेकिन लाइफलेस है, ये लाइफलेस है, इनएनिमेट है। तो ऐसे केस में भी आपको मिल्क में अपोस्ट्रोफ एस लगाने की जरूरत नहीं है जिरंड से पहले। जिरंड से पहले अपोस्ट्रोफ एस लगाने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ चांस ऑफ द मिल्क टर्निंग सार, दूध के फटने के चांस है। मिल्क टर्निंग नहीं होगा क्योंकि नॉन लिविंग है। तो 2 बातें हो गई। इसमें तीसरी बात थी कि भाई अगर नाउन में डायरेक्टली एस लगा हुआ हो, प्लूरल फॉर्म हो, उसके एस लग करके फिर अपोस्ट्रोफ एस लगाओगे तो वो भी सही नहीं है, उसको भी हटा दें आप। ये 2-3 कंडीशंस हैं। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गई होगी आपको बात। अब हम बात करते हैं जिरंड के फॉर्म की। ये आप देख रहे हो फॉर्म, 2 फॉर्म आ रही हैं, एक्टिव और पैसिव। तो इसके जिरंड के 2 फॉर्म होते हैं, एक्टिव और एक पैसिव। इसमें भी 2-2 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। जो एक्टिव की प्रेजेंट फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म में एनजी होती है, और इधर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होती है, परफेक्ट फॉर्म। इधर उस आईएनजी का बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बन जाता है, इधर हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक है ना। तो देखो वापस देखते हैं, जिरंड की जो फॉर्म्स होती हैं वो 2 होती हैं, एक्टिव और पैसिव। फिर इनके भी 2-2 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट और परफेक्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट। अगर एक्टिव फॉर्म बात करें तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये नीचे आ जाएगा 1, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी।
और इधर आ जाएगा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म एनजी का पैसिव बनाओगे तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग थर्ड फॉर्म बनाओगे तो हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होती हैं। अब इनके परफेक्ट फॉर्म की बात करते हैं, देखो हम लोग कहाँ कहाँ यूज होती हैं। परफेक्ट जिरंड जो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है या हैविंग प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है, कहाँ यूज होता है? द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द जिरंड कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट फॉर्म व्हेन वी आर रेफरिंग टू एन पास्ट एक्शन। आपको प्रेजेंट फॉर्म की बजाय परफेक्ट फॉर्म कब यूज करनी है? जब ये इसमें जो काम आने वाला है वो पास्ट के एक्शन को बताता हो। हाउएवर द प्रेजेंट फॉर्म इज मच मोर यूजुअल। हालांकि उस केस में भी आप प्रेजेंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, परफेक्ट फॉर्म को लोग कम करते हैं, बट करना चाहो तो कब करोगे? जब जिरंड से कोई ऐसा काम बताना हो जो पहले हो चुका है पास्ट में, अगर वो पास्ट एक्शन को शो कर रहा है तो। जैसे ही वॉज अक्यूज्ड, उस पर आरोप लगाया गया। अब आरोप किसी काम का लगाया, वो काम तो पहले कर दिया होगा ना उसने। तो देखो आप, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ डेजर्टिंग हिज शिप, उसको उस पर आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी एयर शिप को छोड़ दिया था ऐसे समुद्र के अंदर। तो ठीक है, ये कह रहा है कि ज़्यादा अच्छा तो क्या है कि आप प्रेजेंट फॉर्म यूज़ कर ले, तो प्रेजेंट फॉर्म यूज़ कर ली। क्या इसमें हम लोग प्रेजेंट फॉर्म यूज़ कर ली यहाँ पे, क्या इसमें हम लोग परफेक्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि काम पहले हुआ होगा। तो ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग डेजर्टेड, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ सॉरी हैविंग डेजर्टेड, क्या हो जाएगा? हैविंग डेजर्ट, ये परफेक्ट फॉर्म, क्योंकि काम पहले हो चुका है। बट आफ्टर द वर्ब डिनाई, एक डिनाई ऐसी वर्ब है जिनके बाद प्रेजेंट फॉर्म की बजाय आपको परफेक्ट फॉर्म यूज करने चाहिए। द परफेक्ट जिरंड इज फेयरली यूजुअल, वो ज़्यादा सही है। ही डिनाइड हैविंग बीन देयर, उसने वहाँ होने से मना किया कि मैं वहाँ था ही नहीं। हैविंग बीन, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट फॉर्म का यूज पढ़ा हम लोगों ने। और देखिए आप द पैसिव जिरंड, इसमें पैसिव जिरंड की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें एक फॉर्म है आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू पेरिस, मुझे पेरिस ले जाया जाना याद है। एज ए स्मॉल चाइल्ड, एक बच्चे के रूप मुझे पेरिस ले गया था, मुझे याद आता है। बीइंग टेकन प्रेजेंट फॉर्म का पैसिव वॉइस है, बीइंग टेकन, ठीक है ना। द सेफ शॉट नो साइन ऑफ हैविंग बीन टच, ये परफेक्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस है। शेप शॉट नो साइन ऑफ हैविंग बीन टच, शेप को देख कैसे दिखता है कि शायद उस पर कोई आज तक किसी ने टच नहीं किया। हैविंग बीन टच, नो साइन ऑफ हैविंग बीन टच, तो ये पैसिव फॉर्म है दोस्तों, पैसिव फॉर्म है, ठीक है ना। पैसिव फॉर्म का भी यूज हम कर सकते हैं जिरंड का। इन एग्जाम्पल से हमें बात ही समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक तरह से आप कह सकते हैं लास्ट टॉपिक है इसका। हमने इसके फॉर्म्स पढ़ लिए, हमने कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो पढ़ लिए, और जिरंड होता क्या है उस बात को भी समझ लिया। अब हम बात करेंगे क्या जिरंड को उठा के हम इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, इन्फिनिटिव उठा के जिरंड लगा सकते हैं, तो डिफरेंस भी होता है क्या? तो वो जो डिफरेंसेस होते हैं वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटिव एंड जिरंड, वैसे तो दोनों एक होते हैं बट कुछ अंतर भी होते हैं क्या? तो देखिए आप, वर्ब्स विच में टेक आइदर इन्फिनिटिव और जिरंड आर फॉलोइंग, कुछ वर्ब तो ऐसी होती हैं जो जिरंड भी ले सकती है और इन्फिनिटिव भी ले सकती है, दोनों आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ वर्ब कौन कौन सी देखिए आप, एडवाइस सलाह देना, एग्री सहमत होना, अलाउ, बिगिन, कैन, बेयर, कुड बेयर, सीज, कंटिन्यू, फॉरगेट, हेट, इंटेंड, लाइक, लव, मीन, नीड, परमिट, प्रेफर, प्रपोज, रिकमेंड, रिग्रेट, ये बहुत सारी वर्ब हैं। यूज टू, वांट, बी असेम्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, सॉरी फॉर, केयर फॉर, गो ऑन, इनमें आप जिरंड भी यूज कर सकते हैं और इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए आप एग्जांपल, हाँ अब इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट्स है, सारी वर्ब तो एक साथ आ गई, अब इनके कुछ अलग अलग पॉइंट्स बना के पढ़ा रहे हैं हम आपको। बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, सीज, जो ये तीनों शुरू करने, बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू और सीज, ये रोकने के लिए होता है। देखो वर्ब थी ना ये, बिगिन, कंटिन्यू, ठीक है, स्टार्ट, सीज रोकना, कंटिन्यू, स्टार्ट, स्टॉप, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं। स्टॉप को अलग से पढ़ा दूंगा आपको मैं, उसके अलग ही रूल है कुछ। बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू और सीज, ये शुरू करना, जारी रखना और बंद कर देना, थोड़ा कनेक्शन भी है वर्ब में आपस में, आप इजीली याद भी कर सकते हैं इनको। आइदर इन्फिनिटिव और जिरंड में बी यूज विदाउट एनी डिफरेंस इन मीनिंग, इसमें कोई सा भी यूज कर सकते हैं, इनके बाद आप
जिरंड भी यूज कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में एनजी, और आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा, बट द इन्फिनेटिव इज मोर यूजुअल। लेकिन इन्फिनेटिव ज़्यादा यूजुअल होता है विद वर्ब्स ऑफ, कुछ वर्ब है जैसे नोइंग जानने वाली, अंडरस्टैंड समझने वाली, और एक वर्ब है मैटर। इनके बाद आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करना चाहिए, समझने वाली वर्ब, जानने वाली वर्ब और मैटर वर्ब के बाद। और इन वर्ब के बाद हमें जिरंड जो है, इनमें कोई से भी वर्ब यूज कर सकते हैं, जैसे आई बिगेन, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन हो गया, आप टू वर्क भी लगा सकते हो और वर्किंग भी लगा सकते हो, इन्फिनेटिव फॉर्म भी यूज कर सकते हो, जिरंड भी, कोई अंतर नहीं होगा। ही कंटिन्यूड, जारी रखा, लिविंग और टू लिव दोनों ही बात है, शॉप पे अबव द शॉप, कंटिन्यूड लिविंग टू लिव अबव द शॉप, ये दोनों हो सकता है, टू लिव भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है कंटिन्यू वर्ब के बाद। और देखिए आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, अब यहाँ पर क्या है, बिगिनिंग वाला आ गया, लेकिन अब यहाँ वर्ब है अंडरस्टैंड, समझना, सी यानी समझना होता है, रियलाइज भी मानना, जानना, समझना होता है, इनके साथ टू इन्फिनिटिव यूज होना चाहिए। यहाँ पर आप जिरंड फॉर्म यूज ना करें, क्योंकि वर्ब कौन सी है, अंडरस्टैंड, रियलाइज और टू सी, इनके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करें, इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज करें। सीज रोकना, इसके बाद तो जिरंड आ सकता था, लेकिन टू मैटर, वर्ब आ गई मैटर, तो इट सीज मैटरिंग नहीं होगा, टू मैटर ही होगा, वेदर और नॉट ही सॉल्व्ड हिज वर्क, इट सीज टू मैटर वेदर और नॉट ही सॉल्व्ड हिज वर्क, ठीक है ना। तो ये मैटर की वजह से टू लगा है, उसने रोक दिया अपने काम को बेचना, ऐसा कुछ है। कुछ वर्ब्स है एडवाइज, सलाह देना, अलाउ करना, परमिट परमिशन देना, अलाउ देना, रिकमेंड करना। तो देखो एडवाइज और रिकमेंड एक जैसी हैं, और अलाउ और परमिट एक जैसी वर्ब है, सलाह देना, रिकमेंड करना, अलाउ करना, परमिट करना। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं दोस्तों जिनके साथ क्या करते हैं हम लोग, दो बातें देखो, एक तो इफ द पर्सन कंसर्न इज मेंशन, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसको आप सलाह दे रहे हैं, जिसको आप रिकमेंड कर रहे हैं, जिसको आप परमिट कर रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट दे रखा है इनके बाद में, तो आपको टू इन्फिनिटिव करना चाहिए। जैसे ही एडवाइज मी टू अप्लाई, डैंड पढ़ा होगा आपने, शी रिकमेंड्स हाउस वाइफ्स, देखो ऑब्जेक्ट दे रखा है, मी दे दिया या हाउस वाइफ दे दिया ऑब्जेक्ट, अलाउ के बाद अस दे दिया ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट दे दे तो टू फर्स्ट फॉर्म, टू पार्क, टू अप्लाई, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनिटिव यूज करना है। कौन कौन सी वर्ब है, एडवाइज है, अलाउ है, रिकमेंड है, ठीक है ना, और अलाउ हो गया, एडवाइज हो गया, रिकमेंड हो गया, परमिट हो गया। इनके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो फिर आप जिरंड यूज करें। अब क्या है, तीन वर्ब है, नीड जरूरत होना, रिक्वायर जरूरत होना, वांट यानी चाहना या जरूरत होना। इन वर्ब के बाद दोनों चीजें आ सकती हैं, तो दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, एक का एक्टिव सेंस होगा, एक पैसिव। अगर नीड, रिक्वायर, वांट के बाद जिरंड आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी आती है, जैसे माई शूज, नीड, मेंडिंग, जिरंड आ गया तो एक्टिव सेंस है, मतलब जूतों को मरम्मत की जरूरत है, ये मेंडिंग जूतों के लिए है। अगर इसके बाद आप पैसिव इन्फिनिटिव यूज कर लेते हो, टू बी थर्ड फॉर्म, जैसे टू बी मेंडेड, तो फिर इसका सेंस पैसिव हो जाता है, फिर पैसिव सेंस हो जाता है। अगर जिरंड यूज कर लेते हो तो एक्टिव सेंस हो जाएगा, मेरे जूतों को मरम्मत करनी है, मतलब मरम्मत की जरूरत है, तो जूतों की सब्जेक्ट की बात हो रही है। और माई शूज नीड टू बी मेंडेड, मेरे जूतों को मरम्मत करवाने की जरूरत है, किसी और से जो जरूरत करेगा उसको मरम्मत करेगा, तो ये पैसिव सेंस आ गया। बात यह है कि नीड, रिक्वायर, वांट के बाद अगर आप जिरंड फॉर्म यूज करते हैं तो एक्टिव सेंस देगा, अगर आप टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं, पैसिव वाला फॉर्म इन्फिनिटी यूज कर लेते हैं, तो फिर वो पैसिव सेंस देगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ऐसे देखो एग्जाम्पल और देखो, यहाँ समझ में आ गया, जूतों को मरम्मत की जरूरत है, यहाँ पे जूतों को मरम्मत करवाना की जरूरत है। ऐसे देखो, माई हेयर्स वॉन्ट्स ट्रिमिंग, मेरे बालों को ट्रिमिंग की जरूरत है, और माई हेयर वॉन्ट्स टू बी ट्रिम्ड, मेरे बालों को ट्रिम करवाने की जरूरत है, पैसिव सेंस है। ऐसे माई वॉच रिक्वायर्स रिपेयरिंग, एक्टिव सेंस है, रिक्वायर्स टू बी रिपेयर्ड, पैसिव सेंस है। ग्रास वॉन्ट्स कटिंग या नीड्स कटिंग, एक्टिव वॉइस है, नीड्स टू बी कट, पैसिव वॉइस है। आई होप समझ में आ गई बात आपको। ये तीन वर्ब की बात हुई इनकी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रिग्रेट करना, किसी बात पर दुख मनाना, खेद करना, रिमेंबर याद करना, फॉरगेट करना,
इनके बाद क्या बात है, इनमें भी देखो 2-3 रूल हैं। पहला, दे आर यूज्ड विद द जिरंड व्हेन द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द जिरंड इज द अर्लियर एक्शन। इनके बाद जिरंड यूज करते हैं, जो वर्ब जिरंड में यूज करनी है अगर वो काम पहले हो चुका है। पहले द अर्लियर एक्शन, आप याद करते हैं, किसको भूल जाते हैं, रिग्रेट करते हैं, और वो काम पहले हो चुका है तो जिरंड का फॉर्म यूज करो। ए जिरंड व्हेन द एक्शन एक्सप्रेस बाय द जिरंड इज द अर्लियर एक्शन, और वो काम आगे होने वाला है, अब आगे भूलने वाले हो, आगे याद करने वाले हो, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से करो, इन्फिनेटिव फॉर्म से करो। जैसे आई रिग्रेट स्पेंडिंग सो मच मनी, मुझे रिग्रेट होता है इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने पर। इसका मतलब ये खर्च करने का काम आप कर चुके हैं, आपने बर्बाद कर दिया पैसे को। स्पेंडिंग इज द फर्स्ट एक्शन, पहले आप खर्च कर चुके हैं। रिग्रेट इज द सेकेंड, बाद में आप मलाल कर रहे हैं, उसके ऊपर खेद जता रहे हैं। आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट द अर्थक्वेक इन द पेपर्स, तो यानी कि पेपर में आपने पढ़ा था, वो पहले काम हो चुका, वो अब आपको याद आ रहा है। रीडिंग इज द फर्स्ट एक्शन और रिमेंबर इज द सेकेंड। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, ये जो रिमेंबर, रिग्रेट, फॉरगेट, ये काम पहले हो और इनके बाद जो याद आता है भूलते वो बाद में हो, तो फिर आप टू इन्फिनेटिव से यूज करें। देखो वही बात है। अच्छा, ये तो उसका एग्जांपल हो गया, माय फादर टेलिंग मी। अगर फॉरगेट जिरंड इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फॉरगेट इज द नेगेटिव। अच्छा, फॉरगेट की बात क्या है कि फॉरगेट का यूज जिरंड के साथ में नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है, खासकर विल नेवर फॉरगेट के साथ। जैसे आई विल नेवर फॉरगेट वेटिंग फॉर बॉम्ब्स टू फॉल, मैं बॉम्ब गिरने का कभी वेट नहीं करूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। नेवर फॉरगेट, मैं कभी भूलूंगा नहीं उनको वेट करना, कि हम वेट करते हो कब बम गिरेगा, कब बम गिरेगा। इसको हम हिंदी में बम बोल देते हैं, इंग्लिश में बॉम्ब कहते हैं। कब बॉम्ब गिरेगा, कब बॉम्ब गिरेगा, मैं हमेशा डरते रहते थे, इंतजार करते रहते, कब गिरेगा कब गिरेगा। मैं उस समय को भूल नहीं सकता। जैसे यूक्रेन वाले अब नहीं भूल सकते, रशिया वाले उसको नहीं भूल सकते। इट मीन्स आई ऑलवेज रिमेंबर वेटिंग फॉर बॉम्ब्स टू फॉल, हमेशा मुझे याद रहेगा। तो ये जो फॉरगेट है जिरंड के साथ नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, वो भी जनरली विल नेवर फॉरगेट के स्ट्रक्चर के अंदर। हाँ, रिग्रेट, रिमेंबर और फॉरगेट बता रहा था, अगर इनमें पहले काम हुआ है तो दे आर फॉलोड बाय एन इन्फिनिटी, तो फिर एक बार इन्फिनिटी होता है। जैसे आई रिग्रेट, अब पहले खेद जता रहे हो, टू से दैट यू हैव फेल्ड योर एग्जाम। किसी को आपको बताना है कि भाई तुम एग्जाम में फेल हो गए, अभी बताना है, उससे पहले ही बताओगे बाद में, उससे पहले खेद हो रहा है, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ो। ठीक है ना, ये बात कहना चाह रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिग्रेट की बात अगर हम करें यहाँ पे, हियर इज नॉर्मली फॉलोड बाय अ वर्ब सच एज से, आई रिग्रेट टू से, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, आई रिग्रेट टू टेल। इस तरह के सेंटेंस में यूज होता है रिग्रेट, खेद जताना। इट इज नॉर्मली यूज्ड ओनली इन द प्रेजेंट टेंस, और जनरली प्रेजेंट टेंस में होता है आई रिग्रेट फर्स्ट फॉर्म के साथ में। बट रिमेंबर एंड फॉरगेट कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस। फॉरगेट और ये रिमेंबर किसी भी टेंस में यूज होता है। आई विल रिमेंबर फ्यूचर टेंस में हो गया, टू रिंग पंकज, मुझे याद आएगा उसको याद करना। आई ऑफन फॉरगेट टू साइन माई चेक, ये दूसरा टेंस हो गया। आई रिमेंबर डिडंट फॉरगेट, ये दो कोई पास्ट टेंस में यूज कर लिया। तो इनमें टेंस अलग अलग हो सकते हैं, बट रिग्रेट जो होता है जनरली प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और इनके साथ वर्ब आती हैं से, इन्फॉर्म, टेल, इस तरह की। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है दोस्तों। आगे देखते हैं। रिग्रेट, रिमेंबर, फॉरगेट कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाई ए नाउन, प्रोनाउन और दैट क्लोज। इनके बाद कोई नाउन, प्रोनाउन और फिर दैट क्लोज भी आ सकता है। जैसे अच्छा, रिमेंबर एंड फॉरगेट कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाई नाउन क्लोज बिगिनिंग विद वाई, वैन, वेयर, हु। ऐसे नाउन क्लोज जो वाई, वैन, वेयर शुरू हो रहे हो, हु शुरू हो रहे हो, इनके बाद वो आ सकते हैं, रिमेंबर के बाद, फॉरगेट के बाद। और इनके बाद कोई नाउन, प्रोनाउन और दैट क्लोज भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि जिरंड ही आया हमेशा, जिरंड के अलावा नाउन, प्रोनाउन भी आ सकता है, दैट क्लोज भी आ सकता है। रिमेंबर और फॉरगेट के बाद अगर हम बात करें तो ऐसे नाउन क्लोज भी आ सकते हैं जो वैन, वेयर, वाई से शुरू होते हैं। जैसे आई कांट रिमेंबर, मैं नहीं याद कर सकता, वैन आई सो हिम लास्ट, कि मैंने उसको आखिरी बार कब देखा था। ठीक है ना। आई फॉरगॉटन, मैं भूल चुका हूँ, वेयर आई पुट इट, कि मैंने इसको कहाँ रखा था। ठीक है ना, तो ये सब नाउन क्लोज है, जो ये वैन से शुरू हो रहा है, वेयर से शुरू हो रहा है, इस तरह की बातें आपने देखी। इसी में देखो आप लोग, ये थर्ड का ए था क्या,
चलो आगे बढ़ते हैं, स्टॉप की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कई बार कंफ्यूज भी होते होंगे। स्टॉप के साथ दो बातें हैं। अगर स्टॉप का मतलब सीज, रुकना है, सीज है, रुकना है, तब तो इसके बाद आप जिरंड यूज करें। जैसे आपने कहा स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो भाई, बंद करने के लिए, सीज करने के लिए बोलना है, तो आप जिरंड यूज करें, या फिर स्टॉप के बाद कोई ऑब्जेक्ट और फिर जिरंड लगा दें। ही स्टॉप्ड माई राइटिंग, ऐसा कर सकते हैं। अगर स्टॉप का मतलब ठहरना है, एक जगह रुकना है, रास्ते में काम करते करते रुक करके कोई काम करना है, दूसरा हॉल्ट करना है, ठहरना है, कंटिन्यू चल रहा था उसमें ठहरना है, तो इन्फिनिटी यूज करना है पर्पस बताने के लिए। बहुत अच्छा चीज़ है, देखो आप एग्जांपल देखना, ही स्टॉप टॉकिंग टू मी। इसका मतलब अगर आपने जिरंड फॉर्म यूज कर लिया तो इसका मतलब सीज, रुकना है, बंद कर देना है। ही स्टॉप टॉकिंग टू मी, उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, सीज, बंद कर दिया। अगर हम कहें स्टॉप टू टॉक टू मी, इसका मतलब वो मुझसे बात करने के लिए रुका, वो जा रहा था, मैं उधर से आ रहा था। कई बार तो क्या होता है, आप जब इसको अवॉइड करना चाहते हो, आप बिना रुके बात करे निकल जाते हो, हाथ हिला के रुक चले जाते हो। कोई खास दोस्त आपका मिल गया तो आप रुकोगे, होल्ड करोगे, उससे बात करोगे। तो ही स्टॉप टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात करने के लिए स्टॉप, रुका, ठहरा, होल्ड किया उसने, तो होल्ड फॉर अ पर्पस, ये मतलब होगा। आई स्टॉप टू आस्क द वे, मैं रुका रास्ता पूछने के लिए। द मशीन स्टॉप टू वर्क, ये गलत हो गया। मशीन रुकेगी क्या काम करने के लिए बीच में, ठहरेगी क्या टू वर्क, नहीं, उसने काम करना ही बंद कर दिया, इट मीन्स सीज हो गई, मशीन सीज हो गई। तो स्टॉप टू वॉक गलत है यूज करना, द मशीन स्टॉप वर्किंग आना चाहिए। दिस वॉच स्टॉप वर्किंग, दिस मशीन स्टॉप वर्किंग, मतलब सीज हो गई, सीज हो गई है, रुक गई है, ठहर गई, ठहरी नहीं है। हॉल्ट के लिए आता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और अगर कोई सीज हो गई है तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ये स्टॉप वाली बात हुई है। अब देखो ट्राई की बात करते हैं। ट्राई में भी दो चीज़ होती हैं। अगर ट्राई के बाद इन्फिनिटिव यूज करते हो आप, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो उसका मतलब प्रयास करना होता है। ही ट्राई टू प्रिपेयर टी, प्रयास किया, कोशिश की। अगर आप जिरंड यूज करते हैं ट्राई के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं, तो इसका मतलब मेक द एक्सपेरिमेंट, प्रयास नहीं किया बल्कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने मेक द एक्सपेरिमेंट, आपने प्रयोग किया, मेक द एक्सपेरिमेंट, आपने एक्सपेरिमेंट किया। जैसे दे ट्राई टू पुट वायर नेटिंग ऑल राउंड द गार्डन, उन्होंने क्या किया, पूरे गार्डन में नेट लगाने की कोशिश की, नेट वायरिंग। दे ट्राई टू पुट मतलब कोशिश की, लगाने की कोशिश की, कहीं लग पाई कहीं नहीं लग पाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दे अटेम्प्ट टू डू दिस, उन्होंने काम करने की कोशिश की, बट दिस सेंटेंस डजंट टेल अस वेदर दे सक्सीड और नॉट। कोशिश की, अब पूरी लगाई कि नहीं लगाई पता नहीं, प्रयास तो किया उन्होंने। और एक प्रयोग करके देखना, उसके लिए आईएनजी लगाओगे। जैसे प्रयोग करके देखते हैं ना, जो जैसे देखो आप, दे ट्राइड पुटिंग वायर नेटिंग ऑल राउंड द गार्डन, उन्होंने गार्डन के चारों ओर नेट लगाने की प्रयोग किया, कोशिश की, करके देखा कि यार इससे हमारा काम सॉल्व होता है कि नहीं होता है, जानवर वानवर अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। तो अगर ट्राई के बाद आईएनजी लगा रहे हो तो इसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। अब एक्सपेरिमेंट सफल हुआ कि नहीं वो बात की बात है, बट एक्सपेरिमेंट करके देखा। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है दैट दे पुट वायर नेटिंग राउंड द गार्डन, चारों तरफ लगाया, टू सी, देखने के लिए, प्रयोग करने के लिए, इफ इट वुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, कि क्या ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा। परहैप्स दे वर ट्राइंग टू कीप आउट रैबिट्स एंड फॉक्सेस, हो सकता है वो जानवरों को बाहर रखने की कोशिश कर रहे हो और उसके लिए सोचा है क्या करें क्या ना करें, उन्होंने नेट लगाना शुरू किया खेत के चारों ओर। ये प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, सफल हुआ कि नहीं हुआ बात की बात है। हियर वी नो दैट दे सक्सीडेड इन परफॉर्मिंग द मेन एक्शन, इसका मतलब ये पक्का है कि उन्होंने लगा तो लिया, चारों तरफ नेट तो लगा ली, पुटिंग वायर नेटिंग एक्शन है ना, लगा, परफॉर्मिंग द एक्शन। व्हाट वी डोंट नो इज वेदर दिस एक्शन हैड द डिजायर्ड इफेक्ट, इधर कीप द फॉक्स आउट, लेकिन ये नहीं पता कि इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सही आए कि नहीं आए। मीन्स कि क्या उसके नेट वायरिंग लगाने से फॉक्सेस बाहर रहे कि नहीं रहे, अंदर घुसने से उनको रोक पाए कि नहीं रोक पाए, ये पता नहीं, लेकिन ये पता है कि उन्होंने नेट वायरिंग कर तो दी थी। लेकिन टू अगर हम लगाते हैं तो ट्राई टू पुट वायर,
तो उसमें है कि कोशिश की थी उन्होंने, अटेम्प्ट किया था, अटेम्प्ट में सफल हुए कि नहीं हुए ये पता नहीं। आगे देखो आप, एक और है लास्ट में, सॉरी के बाद अगर फोर लगता है तो आप जिरंड लगाते हैं, और इसका मतलब अगर आप जिरंड लगाते हैं आई एम सॉरी फॉर डूइंग दिस, इसका मतलब आप माफ़ी मांग रहे हैं और साथ में होता है खेद भी हो आपको, वैसे माफ़ी मांगने का काम होता है। और सॉरी के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसका मतलब वो काम अब आप आगे करेंगे और उसके लिए आपको दुख हो रहा है, खेद हो रहा है आपको बोलते हुए बताते हुए, जैसे रिग्रेट के साथ हम कर रहे थे। तो अगर जिरंड यूज कर रहे हैं तो फॉर जनरली प्रीवियस एक्शन, इसका मतलब क्या है कि आप पहले कोई काम कर चुके हैं। जिरंड का मतलब जो जिरंड बता रहे हो, आई एम सॉरी फॉर डूइंग दिस, मतलब वो काम आप पहले कर चुके हैं और उसके लिए आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं प्रीवियस एक्शन के लिए। और दूसरा, इट कैन रेफर टू एन इमीडिएट फॉलोइंग एक्शन। कई बार ये भी होता है कि जस्ट आप जब बोल रहे हैं इसके बाद ही वो गलती आप करने वाले हैं, तुरंत आप गलती करने ही वाले हैं, बस फॉलोइंग इमीडिएटली, दोनों चीज़ हो सकती है, गलती कर चुके हैं या जस्ट अभी गलती बस अब करने ही वाले हैं आप। इमीडिएटली फॉलोइंग एक्शन, जैसे आई एम सॉरी फॉर मेकिंग सच अ नॉइज लास्ट नाइट, मैं पिछली रात ऐसा शोर मचाने के लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, तो आपने एक्शन कर दिया, अब माफ़ी मांग रहे हो। दूसरा देखो आप, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, मतलब आप गलत, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ, कि अब आप उनको रोक रहे हैं, बीच में टोक रहे हैं, शायद कुछ काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए आप पहले से ही माफ़ी मांग रहे हैं, ये काम अभी होने वाला है, नाउ प्रेजेंट में ही होगा। बट आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन अगर आप ये बोलते हैं आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इसके इट मीन्स अब आगे करेंगे, वुड बी मोर यूजुअल हियर। ये जो ना आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, इसकी जगह ये बोलना ज़्यादा यूजुअल है, ज़्यादा सही है। अगर वो काम आप आगे करने वाले हैं तो टू इन्फिनेटिव लगाओ, अगर आप पहले कर चुके हैं तो जिरंड का यूज़ करो, ये बात होती है, ठीक है ना। लास्ट में देखिए, बी सॉरी इन्फिनेटिव मतलब रिग्रेट कर रहे हो, सैडनेस मतलब अब आगे खेद जता रहे, आगे करेंगे आप। आई एम सॉरी टू हियर दैट, अच्छा रिग्रेट सैडनेस के लिए भी आता है, कोई दुखी बात करेंगे, आई एम सॉरी, वो तो सॉरी माफ़ी के लिए होता है, सॉरी का मतलब माफ़ी मांगना, तो जिरंड आएगा। सॉरी मतलब खेद जताना, सॉरी का मतलब अगर आप सैडनेस जताना चाह रहे हैं तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करें, आई एम सॉरी टू हियर दैट यू हैव बीन इल, इसमें आपने वो काम वाम नहीं किया, आप केवल दुख जता रहे हो कि यार मुझे ये सुनकर बड़ा बुरा लगा, दुख हुआ कि आप बीमार हैं, यू हैव बीन वेल। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, आपको, आप खुद इसमें काम नहीं किया, आपको दुख है इस बात को जान करके, ये बात इन्फॉर्म करके किसी को कि भैया एक्सीडेंट हो गया है, दैट देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, कि एक एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर आप रिग्रेट कर रहे हो, खेद जता रहे हो, है ना, आप माफ़ी नहीं मांग रहे, अपोलोजाइज नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, अपोलोजाइज नहीं हो रहे हैं, रिग्रेट मतलब अपोलाइज नहीं हो रहा है, या रिग्रेट, या आगे के लिए आप कह सकते हैं कि आपको कह सकते हैं कि सैडनेस है, दुख है, रिग्रेट है, ये वाली बात है, ठीक है ना। तो ये हमने दोस्तों जिरंड के फॉर्म पढ़ लिए हैं। जिरंड किसे कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है और नाउन का या वर्ब का काम करता है, इन्फिनेटिव की तरह ही होता है, लेकिन दोनों में कई जगह अंतर भी होता है, जो हमने सारे अंतर भी पढ़े, इसके हमने फॉर्म्स भी पढ़ लिए और इसके यूजेस भी पढ़ लिए। इस पूरे वीडियो को आप एक दो बार देखिए, पूरे नोट्स को ढंग से पढ़िए, तो ये पूरा टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।